हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। आज हम इसी वीकेंड पर रिलीज हुई फिल्म द पोप्स एक्सोर्सिस्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि यह फिल्म रियल लाइफ कैरेक्टर यानी फादर एमोर्थ के केसेस पर आधारित है, जिन्होंने लाखों एक्सोर्सिज्म किए थे। लेकिन फिल्म के शुरुआत में कहानी काल्पनिक होने का डिस्क्लेमर आता है। फिल्म की शुरुआत होती है 1987 के एक घटना से। इटली के एक गांव में एक लड़का पजेस्ड होने की जानकारी मिलते ही फादर गैब्रियल वहां आ पहुंचे हैं। अचरज की बात यह थी कि वो लड़का इंग्लिश में बोल रहा है, हालांकि उसने इंग्लिश कभी भी सीखी नहीं है। वो लड़का फादर से कहता है कि वो एक शैतान है। फादर उसकी बात ना मानकर उसे कहते हैं कि तुम शैतान हो नहीं सकते, अगर हो तो इस सुअर यानी कि पिग को पजेस करके दिखाओ। इस बात में आकर शैतान लड़के का शरीर छोड़कर सुअर में जाता है और फादर तुरंत उस पिग को मार देते हैं। अब लड़का शैतान से मुक्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद फादर को इसी केस के सिलसिले में रोम बुलाया जाता है। वहाँ काउंसिल ऑफ बिशप्स फादर गैब्रियल पर इल्जाम लगाते हैं कि इस केस में बिना चर्च के परमिशन से उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया है। फादर इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि वो लड़का पजेस था ही नहीं, बल्कि उसे साइकोलॉजिकल बीमारी थी। मैंने पिग को मारकर बस उसे यकीन दिलाया कि अब शैतान उसके बॉडी से जा चुका है। मेरे पास जितने भी एक्सोर्सिज्म के केसेस आते हैं उसमें से 98% लोग मानसिक बीमारी से त्रस्त होते हैं। मैं उन्हें ऐसे ही यकीन दिलाकर साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देता हूँ। बस 2% केसेस ही रियल होती है। यहाँ फादर गैब्रियल की एक काउंसिल मेंबर के साथ बहस होती है। फादर उन्हें कहते हैं कि आप मेरे बॉस यानी कि पोप से बात करिए। अब कहानी में और एक कैरेक्टर की एंट्री होती है। जूलिया अपने बेटे हेनरी और बेटी एमी के साथ यूएस से स्पेन शिफ्ट हुई है। जूलिया के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। एक्सीडेंट के वक्त हेनरी भी अपने पिता के साथ उसी कार में था। उसे पिता की मृत्यु का इतना सदमा पहुंचा है कि उसने बात करना बिल्कुल छोड़ दिया है। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं है, इसलिए जूलिया स्पेन आई है ताकि वो पति का पुश्तैनी घर थोड़ा रिपेयर करके बेच सके और कुछ पैसे पा सके। एमी माँ के इस डिसीजन के खिलाफ है। इन लोगों के घर आने पर वहाँ के लोकल प्रीस्ट मिलने आते हैं। उनका नाम है एस्कबिल। एक दिन एमी घर देखते देखते एक कमरे में जाती है जहाँ एक टूटी हुई दीवार पर वेटिकन का सील दिखता है। एकाएक वो सील टूटने लगता है। ये देखकर एमी भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद घर रिपेयर करने वाला कॉन्ट्रैक्टर कार्लोस अपने आदमियों के साथ वहां आता है। उन्हें भी वो सील दिखता है। वो चीज क्या है ये देखने के लिए वो लोग आग जलाते हैं तो उस बंद कमरे में जमा हुई गैस के कारण धमाका होता है। इसमें कार्लोस के कुछ बंदे जख्मी होते हैं। ये देखकर कार्लोस काम करने से मना कर देता है। उधर जैसे ही धमाका होता है, इधर अपने कमरे में सोए हेनरी के कुछ बदलाव होता है, जैसे ही वो किसी एविल स्पिरिट से पजेस्ड हुआ हो। हेनरी अजीब अंदाज में कहता है कि तुम सब मरने वाले हो। फिर वो अपने आप को नाखून से नोच लेता है। जूलिया डर कर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उसकी कई टेस्ट करवाती है जो निगेटिव आती है। डॉक्टर कहते हैं हेनरी को शायद साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी पिता के मौत के ट्रॉमा से बाहर नहीं आया है। वो लोग वापस घर आ जाते हैं। घर आते ही हेनरी फिर पजेस्ड हो जाता है और प्रीस्ट को मिलने की मांग करता है। फादर एस्केबिल के आने पर वो उन्हें अपनी शैतानी ताकत से कमरे के बाहर फेंक देता है और कहता है इसे नहीं, दूसरे प्रीस्ट को बुलाओ, ये गलत प्रीस्ट है। फिर हमें दूसरा सीन दिखता है जिसमें पोप फादर गैब्रियल से कह रहे हैं कि उन्हें हेनरी की मदद करने के लिए स्पेन जाना चाहिए। गैब्रियल तुरंत स्पेन जाने के लिए निकलते हैं। फादर गैब्रियल जूलिया के घर आकर जूलिया, एमी और फादर एस्केबिल से मिलते हैं। गैब्रियल को देखकर हेनरी के अंदर होने वाला डीमन खुश हो जाता है। वो उसे सीक्रेट चिन्ह दिखाते हैं। तब हेनरी की आंखें डीमन की तरह होती है। गैब्रियल बार बार डीमन को उसका नाम पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी बताता नहीं है।
क्योंकि उसे पता है कि नाम बताने पर गैब्रियल एग्जोर्सिज्म करके उसे शरीर से बाहर निकालने का हुक्म देंगे। उस डीमन को गैब्रियल के बारे में सब कुछ पता है, उसका पास्ट, सारी केसेस, उनसे हुई गलतियां वगैरह। डीमन उन्हें उनके भूतकाल की कुछ बातें बताता है। अचानक से वो हेनरी के मुंह से एक पंछी बाहर निकालता है। उसकी बातें और करतूत देखकर फादर गैब्रियल को यकीन होता है कि इस बार उनका पाला एक बहुत ही शक्तिशाली शैतान से पड़ा है, इसलिए ये एग्जोर्सिज्म बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। हेनरी के कमरे से बाहर आकर फादर गैब्रियल सबको बताते हैं कि हेनरी इसलिए पजेस्ड हो गया है क्योंकि पिता की आंखों के सामने हुई मौत से वो ट्रॉमा में है। ऐसी कमजोर मनस्थिति वाली व्यक्ति बुरी ताकतों का पहला शिकार होती है। फादर आगे ये कहते हैं कि सामने वाले के हाथ से हुई गलतियां यानी पाप इस शैतान का हथियार है। इसलिए फादर एस्कोबिल, अगर आपसे कोई ऐसा पाप हुआ है तो उसका कन्फेशन कीजिए ताकि ये शैतान उस पाप का आपके खिलाफ हथियार न बनाए। जब मैं एग्जोर्सिज्म करूंगा तब फादर एस्कोबिल आपको बस प्रार्थना करनी है। आप एग्जोर्सिज्म के डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेंगे और किसी भी हालत में उस डीमन से बात नहीं करेंगे। फादर एस्कोबिल अपने सिंस का कन्फेशन करते हैं। एग्जोर्सिज्म शुरू होता है। जैसे ही शुरुआत होती है, डेविल दोनों फादर्स के सिंस यानी पाप को बताने लगता है। जैसे कि गैब्रियल से कहता है, एक केस में उन्होंने एक पजेस्ड औरत को मरने दिया। एस्कोबिल प्रीस्ट होने के बाद भी एक लड़की से प्यार करता है। सुनकर एस्कोबिल को गुस्सा आता है और वो हेनरी यानी उसके अंदर के डीमन पर अटैक करने लगते हैं। फादर गैब्रियल उन्हें रोककर एग्जोर्सिज्म भी रोक देते हैं। फिर हमें दोनों फादर्स की कहानी पता चलती है। प्रीस्ट बनने से पहले एस्कोबिल एडिना नाम के एक लड़की से प्यार करते थे। एडिना चाहती थी कि एस्कोबिल प्रीस्ट न बने और उससे शादी करके अच्छा जीवन बिताए, लेकिन एस्कोबिल प्रीस्ट बनकर सेवा करना चाहते थे। इसलिए एडिना को छोड़कर प्रीस्टहुड अपनाते हैं, लेकिन वो एडिना के प्यार को अब तक भूला नहीं पाए थे। अभी भी वो उससे प्यार करते हैं। फादर गैब्रियल प्रीस्ट बनने से पहले दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले एक सैनिक थे। एक लड़ाई में उनके सारे साथी शहीद हुए, लेकिन वो बच गए। गैब्रियल ये भगवान का संदेश मानकर प्रीस्ट बने थे। फिर उनके पास रोजालिया नाम के एक पजेस्ड लड़की का केस आता है। गैब्रियल को ऐसा लगा कि वो पोजेशन का नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का केस है, इसलिए उन्होंने उसे डॉक्टर्स को हैंडल करने दिया। इसी चक्कर में रोजालिया ने छत से कूदकर जान दे दी। ये देखकर फादर को एहसास होता है कि रोजालिया वाकई में पजेस्ड थी, वो उसकी मदद कर सकते थे। तभी से फादर उस मौत का बोझ उठा रहे हैं। अपनी अपनी कहानी सुनाकर दोनों फादर्स एक दूसरे को ब्लेस करते हैं और एक दूसरे को माफ करते हैं ताकि वो उस गिल्ट से मुक्त होकर एक साथ डीमन का सामना कर सके। अब डीमन फादर एस्कोबिल को फुसलाकर अंदर बुलाता है और उन्हें कान पर जोर से काटता है। वो जूलिया और एमी पर भी अटैक करता है। दोनों फादर्स मिलकर उन्हें बचाते हैं और उन्हें चैपल में जाकर छिपने को कहते हैं। अब दोनों तहकीकात शुरू करते हैं। उन्हें घर के बाहर एक कुआं मिलता है जिस पर वेटिकन का सील लगा होता है। जब वो कुआं खोलते हैं तब उसमें बहुत सारे स्कल मिलते हैं। फिर दोनों वापस घर में आकर ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवार पर वेटिकन का सील लगा होता है। दोनों दीवार गिराते हैं। दीवार के पीछे एक कमरा होता है जिसका इस्तेमाल कब्रिस्तान जैसे किया जाता था। वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज है। एक बॉडी तो पिंजरे में बंद है और उसके हाथ में एक अंगूठी होती है। गैब्रियल बताते हैं कि वो पिंजरा कैद करने के लिए नहीं है बल्कि एग्जोर्सिज्म के दौरान डीमन से बचाव के लिए है। वहाँ एक और कमरा है जो लॉक है। गैब्रियल पिंजरे से चाबी निकालकर उसके जरिए वो लॉक खोलते हैं। नए कमरे में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सल्फर की बदबू बढ़ती जा रही है। आगे उन्हें एक और लाश मिलती है जो फ्रायर दी ओहादा की है, जो इतिहास के सबसे बड़े एग्जोर्सिस्ट माने जाते थे। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1497 में वहां एक बहुत बड़ा एग्जोर्सिज्म हुआ था जिसमें पहले एक प्रीस्ट पजेस्ड हुए
और साथ में बहुत सारे लोग एक साथ पजेस्ड हुए। वो एग्जोर्सिज्म सफल नहीं हुआ क्योंकि वो जो जगह थी वह डेविल का निवास है। गैब्रियल आगे बताते हैं कि कुल मिलाकर 200 फॉलन एंजल्स को धरती पर अलग अलग जगह दफनाया गया था। फॉलन एंजल्स मतलब ऐसी देवताएं जिनको किसी बड़ी गलती की सजा देने के लिए उनका देवत्व छीनकर श्रापित किया जाता है। ये जगह शायद ऐसे ही किसी फॉलन एंजल की है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। इस केस में 1497 में डेविल ने फ्रायर दी ओहादा को पजेस कर लिया। उनके जरिए स्पेन में बहुत सारी हत्याएं कर ली। उन्हीं विक्टिम्स के स्कल घर के बाहर वाले कुएं में मिली थी। डेविल ने फ्रायर दी ओहादा को पजेस करने के कारण चर्च की पवित्रता भंग हो गई। काफी समय के बाद जब वेटिकन को इस बारे में पता चला तब उन्होंने उस जगह को सील कर दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान कार्लोस के आदमियों के हाथ से वो सील टूट गया और डेविल आजाद हो गया। हेनरी को माध्यम बनाकर उसने फादर गैब्रियल को मिलने की मांग की। उसका असली मकसद था कि फादर गैब्रियल को पजेस करके वापस चर्च की पवित्रता को भंग किया जाए। फादर गैब्रियल को उसने इसलिए चुना था क्योंकि वो भी एक एग्जोर्सिस्ट थे। इसीलिए डेविल ने शुरू में गैब्रियल को कहा था कि तुम मेरे जाल में फंस गए। फादर को फ्रायर दी ओहादा का जर्नल मिलता है जिसमें लिखा था कि जहाँ पर भी फॉलन एंजल्स हैं वहाँ भगवान का अस्तित्व नहीं है। इस जगह पर किंग ऑफ हेल एस्मोडियस का वास है। जैसे ही दोनों प्रीस्ट को डेमन का नाम पता चलता है वैसे वो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। वेटिकन में पोप को एक पुराना लेटर जो फ्रायर दी ओहादा ने लिखा था वो मिलता है। उसमें इन सारी घटनाएं और डेविल के बारे में लिखा होता है। लेटर को पढ़कर पोप की तबीयत खराब हो जाती है। अब एस्मोडियस अपनी पूरी शक्ति से एक साथ सबके साथ डरावना मौत का खेल खेलने लगता है। वो फादर्स को उनके सिंस का विजन दिखाता है, लेकिन इस बार वो उसे झेल पाते हैं। एमी भी पजेस हो जाती है और जूलिया पर अटैक करती है। हेनरी के हाथ पर अपने आप लिखा जाता है कि गॉड इज नॉट हियर। हेनरी भी मरने वाला होता है। डेमन कहता है सब मारे जाएंगे, लेकिन अगर गैब्रियल उसे पजेस करने की अनुमति दे तो वो सबको छोड़ देगा और गैब्रियल को पजेस करेगा। इतनी सारी मौतें होती देखकर गैब्रियल मान जाते हैं क्योंकि ऐसे करने पर बाकी सब ठीक हो जाते हैं और गैब्रियल पजेस्ड हो जाते हैं। ये देखकर एस्कबिल तुरंत सबको वहां से निकलकर बाहर छोड़कर गैब्रियल की मदद करने वापस आ जाते हैं। गैब्रियल को ये बात अच्छे से पता है कि डेविल ने उसे इसलिए पजेस किया है और उनके हाथों अपवित्र काम करके चर्च की पवित्रता भंग करना चाहता है। इसलिए वो खुद को कई तरीके से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविल उन्हें सफल नहीं होने देता। गैब्रियल को मदर मेरी दिखती है, लेकिन वो रोजालिया में बदलकर गैब्रियल पर अटैक करती है। तभी एस्कबिल आकर क्रॉस लेकर लैटिन प्रेयर बोलना शुरू करते हैं। गैब्रियल काफी पजेस हुए हैं, लेकिन पूरे नहीं और फ्रेयर के कुर्सी पर उसी की तरह बैठे हैं। अब एस्मोडियस एडिना का भ्रम बनाकर एस्कबिल पर अटैक करता है, लेकिन क्रॉस की मदद से वो उसे बाहर निकलते हैं। एस्कबिल क्रॉस फादर गैब्रियल को पास करते हैं और उसे एस्मोडियस ने बनाया रोजालिया वाला भ्रम टूट जाता है। अब दोनों मिलकर वही लैटिन प्रेयर जोर जोर से बोल रहे हैं। दोनों की ताकत से एक पावरफुल एक्सोर्सिज्म होने लगता है, जिसके सामने एस्मोडियस धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अंत में वो जलकर खाक होता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एस्मोडियस के खत्म होने से पोप भी ठीक हो जाते हैं। वो दोनों प्रीस्ट को मिलने बुलाते हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं। आगे की कार्रवाई पैनल और बिशप्स के बिशप करेंगे और फ्रायर दी ओहादा की जर्नल को डिकोड करने का काम चालू है, ऐसे बताते हैं। वो आगे कहते हैं कि उस घर को जूलिया से चर्च खरीदेगा ताकि आगे कोई मुसीबत न आए। जूलिया अपने फैमिली के साथ वापस यूएस में बस चुकी है। हेनरी ठीक हो गया है। अब बात यह है कि फादर गैब्रियल और एस्कबिल ने 200 में एक जगह पर एक्सोर्सिज्म किया है, लेकिन 199 जगह अभी भी बाकी है। फ्रायर के जर्नल से उन जगह का पता पाकर वो वहां पर भी काम करने वाले हैं। फिल्म के अंत में रियल फादर गैब्रियल अमोर्थ के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पर मूवी का दी एंड होता है।